8 अक्टूबर 2022 को रोजनामा जंग में इमरान खान, आजम खान और फवाद हसन फवाद के ज़ेरे उन्वान मेरा कॉलम शाया हुआ, जिस पर दीगर क़ारीईन के अलावा मोहतरम फवाद हसन फवाद ने भी अपना रद्द अमल एक ख़त की सूरत में भेजा है। मुझे अफसोस है कि इस कॉलम से फवाद हसन फवाद या बाज़ हलकों ने ऐसा तासुर लिया जैसे मैं नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को एक कैटेगरी में शुमार करता हूँ और ये कि उनकी गिरफ्तारी उनके आमाल का नतीजा थी। मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा अंदाज़ तहरीर इख्तियार किया जिससे फवाद हसन फवाद या किसी और ने ये तासुर लिया। जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तो कई हवालों से मैंने उन पर शदीद तनकीद की, लेकिन मैं उन्हें हरगिज़ आज़म खान जैसा नहीं समझता और उनकी गिरफ्तारी के दिन से लेकर आज तक इस मौक़िफ़ का हर फोरम पर इजहार करता रहा कि फवाद हसन फवाद और आहद चीमा के साथ ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुआ। अब फवाद हसन फवाद का ख़त मुलाहिज़ा कीजिए। मोहतरम सलीम साफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ पहले रोज़नामा जंग में आपका कॉलम इमरान खान आज़म खान की यारी और फवाद हसन फवाद पढ़कर बहुत दुख हुआ। आपके कॉलम से ये वाज़े तासुर उभरा कि शायद मुझे जेल भेजने की वजह मेरे कुछ आमाल या किरदार था और अब आज़म खान के साथ भी वही होने जा रहा है तो यकीन नहीं आया। शायद इसलिए भी कि मुझे हमेशा ये गुमान रहा कि आप उन तमाम हक़ाइक़ से बाखूबी वाकिफ़ थे जिनकी वजह से मुझे झूठ पर मबनी इल्ज़ामात पर जेल भेजा गया। मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कम अज़ कम कुछ ऐसे हक़ाइक़ ज़रूर आपके सामने रखूँ जिनसे आपने दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्तगी में अगमाज़ बरता है। आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं आज तक किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर बराजमान नहीं रहा और ना ही कभी इसकी ख्वाहिश रखी है। मेरी मुलाजमत के इब्तदाई 10 साल बलूचिस्तान में गुजरे, जिन्हें मैं आज भी अपने बेहतरीन दिनों में शुमार करता हूँ। उस दौरान मैंने कैसे अपने फ़राइज़ निभाए ये जानना हो तो आज भी कोयटा में जंग के किसी मोतबर नुमाइंदे या ख़ुद ज़ाती तौर पर तहकीक कर लीजिए। बल्कि बेहतर ये होगा कि ऐसा करते हुए कोयटा में किसी से भी मेरे और मेरे मोतसिब जावेद इकबाल के किरदार और दियानत दोनों का तयन करवा लें। वो इसलिए कि जिन दिनों में कोयटा में असिस्टेंट कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज था तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और हम एक ही अदालती इहाते में काम करते रहे। ओथल ज़िला लसबेला के सहरा से लेकर वज़ीर आज़म हाउस और इस्लामाबाद के ऐवान हाय इक़्तिदार की रहगुजारियों तक मैंने एक ही जज्बे, लगन और मेहनत से काम किया। रही वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी के तौर पर तैनाती, तो जब मुझे इसके लिए कहा गया तो मैंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस पर इख्तलाफ किया और उन्हें कायल करने के लिए 3 अफसरान के इंटरव्यू करवाए। अजमत रांझा, नदीम हसन आसिफ और हसीब अतर तीनों आज भी हयात हैं और आप सब से अलहदा तस्दीक कर सकते हैं। इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने मेरी तकर्री के अहकामात जारी किए। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि मैंने इस हैसियत में उसी जोश और जज्बे से काम किया जो इस ओहदे का तकाजा था, लेकिन किसी एक लम्हे के लिए भी कानून और कायदे से मुतज़ाद कोई राय दी और ना ही किसी ऐसे हुक्मनामे पर बिला जवाज़ दस्तखत किए। वज़ीर आज़म हाउस में उन 5 बरसों में तैनात किसी भी अफसर और एहलकार को बुलाएं और हलफ देकर पूछें कि क्या एक लम्हे या एक मर्तबा भी उन्हें ये कहा गया कि किसी फाइल पर अपना नुक्ता नज़र रखने से पहले पूछ लें। इसके बरक्स हर एक को बारहा कहा गया कि आपका काम बगैर किसी दबाव के कानून और कायदे के मुताबिक फाइल देखना है और उस पर तहरीरी राय देना है। अगर मैं या वज़ीर आज़म इससे इख्तलाफ करेंगे तो ज़बानी नहीं बल्कि तहरीरी करेंगे। मेरी गिरफ्तारी के बाद 4 माह तक एक टीम वज़ीर आज़म हाउस में बैठी एक एक कागज़ को छानती रही। इसकी भी जिससे चाहें तस्दीक कर लें या फिर खुद अरबाब शहजाद और आज़म खान से ही पूछ लें।
इससे भी बढ़कर मेरे खिलाफ बनाए दोनों रेफरेंस छान लें। क्या किसी एक भी ऐसे फैसले का जिक्र है जिससे मुझे कोई फ़ायदा मिला हो, या जो बराह रास्त या बिल वास्ता मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त के फ़ायदे के लिए हुआ हो, या किसी के अकाउंट से तहकीकात के दौरान कोई टीटी या कोई नाकाबिल तस्दीक रकूमात मिलें। इसके बावजूद मुझे 2 ऐसे मुकदमात में मुलव्वस किया गया और आज तक अदालती हाज़िरियों से गुजारा जा रहा हूँ जिनमें सच्चाई का रत्ती भर भी शाइबा नहीं। मैंने बदतरीन मीडिया विक्टिमाइजेशन के बावजूद अपने आप को रोका है कि ज़ेरे समात मुकदमात पर बात ना करूं, लेकिन आप या कोई भी और एंकर जिस रोज़ चाहे रूबरू बैठकर बात करने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब वो प्रोग्राम बराह रास्त नशर हो और आप चाहें तो नैब के किसी भी शख्स या खुद जावेद इकबाल को बुलवा लें कि वो भी रूबरू हो जाए। उस वक्त की वजारतों और इदारों में तैनात किसी भी शख्स से पूछिए कि क्या मैंने कभी किसी को किसी मुनाफा बख्श ओहदे पर तैनात करने के अहकामात दिए। अहकामात तो छोड़िए, क्या कभी सिफारिश भी की। उनमें से कई आज भी आला ओहदों पर हैं और उनमें से कई मेरे खून के प्यासे भी रहे हैं। यूं मुझे यकीन है कि तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। ये भी पूछ लीजिएगा कि मुझसे पहले और बाद में ये तकर्रियाँ कैसे होती रहीं। आपको शायद ये जानकर भी खुशी होगी कि आशियाना में मुझसे मुताल्लिक इल्ज़ामात का ट्रायल आज 4 साल के बाद भी शुरू नहीं हो सका, जबकि नाजायज़ असासों के केस में पहले नैब ने रेफरेंस फाइल करने में तकरीबन 1 साल का वक्त लिया और बाकी 3 साल में से 2 साल से ज़ायद अरसा मुतअल्लिका अदालत में किसी जज की तैनाती ही नहीं की गई। 31 मई 2022 से अदालत खाली है और हम पेशियां भुगत रहे हैं। मैंने पिछली हुकूमत की फस्तायत का भी मुकाबला किया है और इस हुकूमत का भी कर रहा हूं। इससे मेरे ख़ानदान को क्या क्या नुकसानात हुए और हो रहे हैं, इसका हिसाब एक दिन यहाँ नहीं तो अल्लाह की अदालत में होगा। मैं आप ही की वसातत से सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो नैब के कवानीन और मुकदमात के मुतल्लक जो केस सुन रहे हैं उसमें मुझे भी तलब कर ले और सिर्फ चंद मिनट मेरे 2 केसों का अहवाल भी सुन ले। शायद उन्हें दुरुस्त फैसला करने में आसानी हो। खलूस के साथ फवाद हसन फवाद, 13 अक्टूबर 2022। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.